हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम अपनी करंट अफेयर्स की WWW सीरीज़ को आगे ले जाते हुए पार्ट 2 के साथ आए हैं। और आज हम जानेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ आई हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने करंट अफेयर्स को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो आज हम जानेंगे पार्ट 4 को, यानी इंटरनेशनल अफेयर्स को। तो आइए देखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या क्या जानेंगे हम आज के इस वीडियो के माध्यम से। हम जानेंगे इंडिया और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्शंस के बारे में, G4 क्या होता है और इंडिया की जो बिड है परमानेंट सीट की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके बारे में जानेंगे। कॉफ़ी क्लब क्या होता है वो जानेंगे। नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। और नई करेंसी ईरान की क्या है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे एक रेफरेंडम जो हुआ है रशिया में, उसके बारे में जानेंगे। और रेफरेंडम और पेब्लिसाइट क्या होता है, उन दोनों के डिफरेंस को भी देखेंगे आज के वीडियो से। फिर हम देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में और डॉक्टर हर्षवर्धन जी के बारे में जो। और फिर हम देखेंगे NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। और G7 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जानेंगे, उसका समिट जो होगा उसके बारे में जानेंगे। क्वाड अलायंस क्या है, करेंसी स्वैप किसे कहते हैं, और सबसे कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक रहा है चाइना सिक्योरिटी एक्ट, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे आसियान कंट्रीज क्या होती हैं, और आखिरी में हम जानेंगे UN 75 डिक्लेरेशन क्या थी और उसके पीछे क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी वर्ल्ड में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आज हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसे आप एंड तक देखिएगा। और आप यदि नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो पहला टॉपिक है हमारा आज का, इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्शन। इसके बारे में जानते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 5 जो ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस की, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। तो कौन कौन सी ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस की? सबसे पहले है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और आखिरी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये 5 मेन ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन सिस्टम की। तो इनमें से है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बेसिकली क्योंकि ये जो काउंसिल है इसमें सारी वर्ल्ड की पावरफुल नेशंस मेंबर्स हैं, और इनके पास ये पावर है कि ये इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा सकते हैं किसी भी देश के ऊपर, ये मिलिट्री एक्शन ऑथराइज कर सकते हैं किसी के देश के ऊपर, और पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भी ये डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की। तो इंडिया ने बेसिकली जो न्यूज़ है कि इंडिया ने नॉन परमानेंट सीट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हासिल की है, जीती है इलेक्शन में फॉर 2 ईयर्स स्टार्टिंग जनवरी 2021। तो इलेक्शन हुए थे और ये नॉन परमानेंट सीट के लिए हुए थे, और इंडिया इसमें जीत गया इलेक्शन। और इंडिया को बेसिकली 128 वोट चाहिए थे, यानी कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, UNGA जिसे कहते हैं, उसमें जो मेंबर्स हैं 192, उसमें से 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी। सिर्फ 128 वोट्स चाहिए थे सीट जीतने के लिए, लेकिन इंडिया को मिले कितने? 184 वोट्स मिले। तो ये बहुत ही एक यूनानिमस डिसीजन रहा और इंडिया नॉन परमानेंट सीट जीत गया। और कौन कौन से जीते और कंट्रीज जीती जो नॉन परमानेंट सीट्स थी? मैक्सिको जीता, नॉर्वे जीता और आयरलैंड जीता। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन और देश थे जो जीते इंडिया के साथ। फिर ये 8th टाइम है कि इंडिया इलेक्ट हुआ है 15 मेंबर काउंसिल। अब ये बेसिकली 15 मेंबर्स होते हैं इस काउंसिल में, 15 देश होते हैं इसके मेंबर्स। 5 इसमें फिक्स्ड हैं जो कि कहा जाता है परमानेंट मेंबर्स, और 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि रोटेशन से इलेक्ट होते हैं 2-2 साल के लिए। तो इंडिया इसमें 8th टाइम इलेक्ट हुआ है। तो ये मैं बता दिया आपको, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स और 5 परमानेंट मेंबर्स। अब परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से? चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो बेसिकली ये 5 मेंबर्स हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं यहाँ के काउंसिल के, और इनके पास वीटो पावर है इस काउंसिल के अंदर कि अगर कोई भी एक मेंबर अगर किसी डिसीजन पे एग्री नहीं करेगा इन 5 में से, तो
वो डिसीजन लागू नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई भी एक मेंबर कह देगा कि किसी देश पे सैंक्शन नहीं लगाना है या उस पर मिलिट्री एक्शन लेना है, तो वो डिसीजन का पालन नहीं होगा, क्योंकि एक मेंबर उसके अगेंस्ट है। तो पांचों का एग्री होना जरूरी है। बेसिकली ये ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इंडिया जो जीता है एशिया पैसिफिक ग्रुप से जीता है, और अफ्रीकन ग्रुप है, कैरेबियन और साउथ अमेरिकन ग्रुप, ऐसे ही ग्रुप्स हैं अलग अलग। इंडिया जीता है एशिया पैसिफिक ग्रुप में से, और आखिरी टाइम इंडिया 2010 में इलेक्ट हुआ था फॉर द पीरियड 2011 एंड 2012। अब आते हैं हम से रिलेटेड जो कि फैक्ट है कि इंडिया की बिड जो है परमानेंट सीट के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। तो बेसिकली कुछ नेशंस ऐसे वर्ल्ड के हैं जो कि कहते हैं कि जो ये सिस्टम बनाया गया था सिक्योरिटी काउंसिल का, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उस समय जो हालात थे, उस समय जो वर्ल्ड ऑर्डर था, उसके बेसिस पे था। तो अब जो सिचुएशन है बहुत इकोनॉमिकली, मिलिटरीली सब कुछ चेंज हो चुका है, और नए सुपर पावर्स आ चुके हैं, नए डेवलपिंग सुपर पावर्स हैं इंडिया जैसे, जो कि राइट कमांड करते हैं कि एक परमानेंट मेंबर बनाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो ऐसे ही कुछ नेशंस हैं, उनको कहा गया है G4 नेशंस। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दिस कंट्रीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ G4, और G4 है क्या? G4 बेसिकली 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है जो कि अपने अपने लिए परमानेंट मेंबर चाहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो ये कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। तो ये चारों जो कि पावर्स हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सिचुएशन चेंज हुई है, जो सबसे उभर के आई हैं सबसे ज़्यादा पावर्स, ये चारों कहते हैं कि हमें अपने अपनी बिड चाहिए, हमें अपनी अपनी सीट चाहिए, परमानेंट सीट चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो G4 देशों के नाम आपको याद रखने हैं, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कोई इनका जो एनिमी देश है या जिनसे इनके रिलेशन सही नहीं है, वो इनके गेस्ट UNGA में बोलते हैं कि नहीं, इनको नहीं दी जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडिया के गेस्ट पाकिस्तान बोलेगा, ठीक है, जर्मनी के गेस्ट इटली बोलेगा, जापान के गेस्ट साउथ कोरिया बोलेगा या चाइना बोलेगा कि इनको नहीं देनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि इंडिया की जो बिड है वो सारे P5 मेंबर जो हमने पिछली स्लाइड में देखे सारे सपोर्ट करते हैं, और उनमें से यहाँ तक कि चाइना भी सपोर्ट कर रहा है हमारी परमानेंट मेंबरशिप को। पर उनकी कंडीशन क्या है कि हम जो जापान की बिड है उससे दूर हो जाए। वो चाहते हैं कि जापान ना आए, और जबकि G4 में क्या है कि ये चारों एक साथ अपनी अपनी बिड को आगे ले जाना चाहते हैं, वर्ल्ड के आगे रखते हैं। तो बेसिकली ऑल 5 मेंबर्स ऑफ P5 सपोर्ट इंडिया बिड एक्सेप्ट फॉर चाइना, जो कि चाइना कहता है कि जापान को आप इग्नोर करो तब हम आपको करेंगे। तो ये एक सिचुएशन है प्रेजेंटली। अब रीज़न क्या क्या है कि परमानेंट सीट के लिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छी हम आगे आए हैं, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, ब्राज़ील की, जर्मनी की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, जापान की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, तो सब चेंज हुआ है जो उस समय सिचुएशन थी और अब सिचुएशन है। इसलिए एक रिफॉर्म चाहिए काउंसिल के अंदर, जो पावर्स उभर के आई हैं उनकी से होनी चाहिए, जो कि वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनमें। तो इसलिए एक रीज़न ये दिया गया है। और दूसरा इनके फेवर में क्या है G4 में कि ये जो चारों नेशंस हैं ये नॉन परमानेंट सीट्स जीतते आए हैं ओवर द ईयर्स, जो कि इलेक्शन से जीती जाती हैं और रोटेशन बेसिस पे। ये चारों मेंबर्स बहुत बारी बनी है, जैसे कि हमने देखा कि इंडिया 8th टाइम बन के आया है 1945 के बाद से भी। मिनिमम 14-15 साल नॉन परमानेंट मेंबर बने रहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो इसलिए ये भी इनके फेवर में है। तो फटाफट G4 नेशंस के हेड्स कौन कौन है ये देख लेते हैं। ब्राज़ील के हेड है जेयर बोल्सोनारो, ये प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील के, ठीक है, ये फ्लैग है ब्राज़ील के साथ में। अब इनकी कैपिटल्स क्या हैं ये आप एक बार फटाफट देखते रहिए। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासिलिया, फिर है जर्मनी, जर्मनी की हेड है चांसलर हैं एंजेला मर्कल, ये आपने बहुत सुना होगा नाम, और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। इंडिया के हेड है PM मोदी, और इनकी कैपिटल, इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। जापान के PM है शिंजो एबे, एंड जापान की कैपिटल आपको पता है टोक्यो। अब आते हैं इस ऑपोजिशन पे कि कौन कौन सी कंट्रीज अपोज करती हैं परमानेंट बिड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन चारों देशों की। तो ऑपोजिशन में जो एक उन्होंने भी एक ग्रुप बना लिया, जैसे G4 बनाया, एक उन्होंने भी एक ग्रुप बना रखा है जिसको कहा जाता है यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंसस मूवमेंट और द कॉफी क्लब। तो कॉफी क्लब एक टर्म है जो कि डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि ये क्या है। तो ये एक बेसिकली ग्रुप ऑफ कंट्रीज है
जो कि अपोज करता है G4 कंट्रीज की मेंबरशिप एज परमानेंट मेंबर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इनकी लीडरशिप बेसिकली इटली के थ्रू है। इटली जो है इन सब में प्रोमिनेंट नेम है, जो कि अपोज करता है G4 नेशंस की परमानेंट मेंबरशिप। और मेंबर्स क्या क्या हैं देख लेते हैं। इटली, साउथ कोरिया बेसिकली जापान के ऑपोजिशन में है। कनाडा कहता है कि हमें भी मिलनी चाहिए। स्पेन भी कहता है कि जर्मनी की जगह हमें मिलनी चाहिए। मैक्सिको, टर्की, अर्जेंटीना, पाकिस्तान एंड माल्टा। तो ये बेसिकली कंट्रीज इन्होंने आपस में ग्रुप बनाया है, इसको कहा गया कॉफी क्लब। तो G4 और कॉफी क्लब रिलेटेड हैं, ये आपको दोनों याद कर लेने हैं कि क्या क्या है। G4 कंट्रीज के नाम आपको याद होने चाहिए सारे। कॉफी क्लब बेसिकली आप टर्म को याद कर सकते हैं, सारी कंट्रीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं नैम समिट 2020। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक समिट है, हुआ है 2020 में, उसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं और फिर हम जानेंगे कि नैम क्या था और कैसे शुरू हुआ था। तो पहले बेसिकली एक वर्चुअल कॉन्टैक्ट ग्रुप समिट हुआ है। वर्चुअल समिट हो रहा है आजकल ज़्यादातर जिसी भी आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादातर वर्चुअल मीटिंग्स और समिट्स हो रहे हैं। तो वर्चुअल समिट हुआ है 4 मई 2020 को। अब इसमें मैंने मई के भी लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि ये हमारा पहला सीरीज है, जून में स्टार्टिंग है इस करंट अफेयर सीरीज की। इसी वजह से कुछ मैंने मई और अप्रैल के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन वीडियोस में जरूर डाले हैं। तो मई 4 को हुआ था एज ए डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द ऑनगोइंग कोविड पेंडेमिक। तो कोविड के चक्कर में जो उसके सामने क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए नेशंस का, ये डिस्कस करने के लिए नैम समिट हुआ था 2020। और इसकी थीम, अब थीम्स पूछ लेते हैं समिट की जनरली क्या हुई थी, या किसी भी मीटिंग की थीम क्या थी उस पर्टिकुलर दिन की। तो इस बारी की नैम की थीम थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। तो आसान है याद करना। तो यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 थी थीम नॉन अलाइन्ड मूवमेंट समिट 2020 की। अब चेयरमैन कौन था? बेसिकली एक चेयरमैन अपॉइंट होता है हर साल और वो होस्ट करता है बेसिकली नैम का समिट। तो इस साल क्योंकि वर्चुअल हुआ है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी चेयरमैन थी इस बारी प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान, हिज एक्सीलेंसी इल्हाम अलीयेव, ये नाम था। तो प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान जो थे वो इसके चेयरमैन और होस्ट थे इस समिट के। तो होस्ट पूछा जा सकता है कि नाम के समिट का होस्ट कौन था, तो अजरबैजान। और पीएम ने पहली बार अटेंड करी थी, क्योंकि 2016 में भी स्किप कर दी गई थी और 2019 में भी पीएम नहीं गए थे हमारे, ठीक है। तो वेनेजुएला में भी हुई थी, तब भी नहीं गए थे, और 2019 में जो हुई उसमें भी नहीं गए। तो ये पहली बार टाइम था कि पीएम मोदी ने अटेंड की थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की समिट। तो बेसिकली ये है अजरबैजान दिखाना मेरे को आपको कि अजरबैजान का है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, और ये हम आने वाली वीडियोस में बहुत बारी देखेंगे। तो इसलिए अजरबैजान बेसिकली एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। तो सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं क्या, ये मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये है अजरबैजान और इसकी कैपिटल है बाकू। तो अजरबैजान की कैपिटल याद कर लेनी है आपने, बाकू, ठीक है। और ये सारी जो कंट्रीज हैं अराउंड कैस्पियन सी, ये है कैस्पियन सी, ठीक है। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वाटर बॉडी है जो कि चारों तरफ से एनक्लोज्ड है, फिर भी इसे सी कहा जाता है। तो ये इसके अराउंड जो है नेशंस, ये सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में आती हैं। तो देख लेते हैं कैसे। ये है इंडिया इधर। अब इंडिया क्योंकि यहाँ से इन कंट्रीज को अप्रोच नहीं कर सकता ड्यू टू पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो हमने ईरान के यहाँ पे कहीं छाबहार पोर्ट डेवलप करा है, जिससे कि हम एक्सेस कर सकें इन सारी कंट्रीज के लिए। तो कैस्पियन सी के आसपास की जो हैं वो कंट्रीज देख लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान, इसकी कैपिटल है आशबगात। कजाकिस्तान, जिसकी कैपिटल है नूर सुल्तान, नूर सुल्तान। रशिया, इसकी कैपिटल पता ही है आपको, मॉस्को। और ईरान, ईरान की कैपिटल है तेहरान। तो बेसिकली ये 5 कंट्रीज हैं यहाँ पे कैस्पियन सी के अराउंड, जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में आती हैं और इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दिस कंट्रीज, ठीक है। और बाकी कंट्रीज सेंट्रल एशिया में ये भी आती हैं। उज्बेकिस्तान, जो कि कैपिटल है ताशकेंत। किर्गिस्तान आती है, कैपिटल है बिश्केक। तजाकिस्तान आती है, जिसकी कैपिटल है दुशनाबे। तो ये सारी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की कैपिटल आप जरूर याद कर लीजिए, मैच द फॉलोइंग फॉर्म में पूछी जाती है। तो उज्बेकिस्तान ताशकेंत, किर्गिस्तान बिश्केक, तजाकिस्तान दुशनाबे, तुर्कमेनिस्तान अशबगात,
ईरान की तेहरान। तो ये आपको याद करनी है। तो चाबहार पोर्ट से हम बेसिकली इन सबको एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है सेंट्रल एशिया का मैप बेसिकली, और कैस्पियन सी, ठीक है। 5 कंट्रीज हैं इसके अराउंड। अब एक और फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक आपने सुना होगा तापी पाइपलाइन के बारे में, तापी पाइपलाइन, तो वो क्या थी वो बता देता हूँ आपको फटाफट। यहाँ पे जो गैस रिजर्व्स हैं तुर्कमेनिस्तान के, तो बेसिकली प्लान क्या था कि एक पाइपलाइन डाली जाए तुर्कमेनिस्तान से इंडिया में थ्रू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो बेसिकली टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, आई फॉर इंडिया। तो ये एक पाइपलाइन बनाई जानी थी जिससे कि पाइपलाइन के थ्रू हम नेचुरल गैस रिजर्व जो हैं तुर्कमेनिस्तान के वो एक्सेस कर सकें। तो प्रॉब्लम्स इसमें बहुत सारी आई, इसलिए अभी ये पेंडिंग पे है। बेसिकली सिक्योरिटी भी इशू था कि यहाँ पे सिक्योरिटी कैसे की इंश्योर की जाएगी पाइपलाइंस की, और बहुत सारे लॉजिस्टिकल इश्यूज थे, इकोनॉमिकल इश्यूज थे कि कौन कितना पैसा लगाएगा। तो ये अभी होल्ड पे है पाइपलाइन। तो ये पाइपलाइन का एक प्रोजेक्ट है, ये आप याद कर सकते हैं कि तापी पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। अब जान लेते हैं हम नैम के बारे में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में। तो बेसिकली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या थी? एक कोल्ड वॉर एरा जो था यूएस और यूएसएसआर के बीच में, तो 2 ब्लॉक्स बन गए थे कि एक कोई भी कंट्री चूज कर सकती थी यूएसए के ब्लॉक को ज्वाइन करना जो कि कैपिटलिज्म पे बेस्ड था और डेमोक्रेसी पे बेस्ड था, और यूएसएसआर का दूसरा ब्लॉक था जो कि सोशलिज्म पे बेस्ड था या कम्युनिज्म पे बेस्ड था। तो ये चॉइस दी गई थी कंट्रीज को कि हम आपको रिसोर्सेज देंगे, आप हमारे ब्लॉक में आ जाइए। अब जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट या न्यूट्रल रहना चाहती थी वर्ल्ड इश्यूज पे, किसी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, उन लोगों ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको कहा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। यानी हम किसी के साथ अलाइंड नहीं रहेंगे, हम अपने इंडिविजुअल डिसीजन लेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे वर्ल्ड इश्यूज पे। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली ये बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 इंडोनेशिया में। तो बांडुंग कहाँ है? इंडोनेशिया में, जहां पे ये आइडिया दिया गया था कि एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। और इसको फॉर्मली कब बनाया गया? बेलग्रेड यूगोस्लाविया में 1961। बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961। ये आप 2 नाम याद रखिए, ये आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने में भी काम आएगा कि बांडुंग कॉन्फ्रेंस में आइडिया दिया गया था और इसको फॉर्मली सेटअप किया गया था बेलग्रेड यूगोस्लाविया में 1961 में। अब इसमें 5 लीडर्स देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लीडर्स कौन कौन से थे जो कि इसकी फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। तो सबसे पहले थे जोसेफ ब्रोज टीटो। तो टीटो बोलते हैं इनको, प्रेसिडेंट टीटो बोलते हैं, यूगोस्लाविया के थे, ठीक है। दूसरे गैमल अब्दुल नज़र फ्रॉम इजिप्ट। तो ये प्रेसिडेंट इजिप्ट के थे, नासिर। तो ये नासिर आप नाम याद रखिए, नासिर। टीटो यूगोस्लाविया के थे और नासिर इजिप्ट। और तीसरे थे जवाहरलाल नेहरू जी, इंडिया के पीएम। और कवामे नक्रूमा ऑफ घाना। तो घाना बेसिकली एक अफ्रीकन नेशन है, उसके ये प्रेसिडेंट थे, लीडर थे, कवामे नक्रूमा। तो ये आप नाम याद किए। और आखिरी थे सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया। तो 2 तो आपको ऐसे याद होगा कि बांडुंग इंडोनेशिया में थे, तो इंडोनेशिया के कौन हेड थे? सुकार्नो। उसके बाद आइडिया कहाँ फॉर्मुलाइज किया गया? बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया में, तो प्रेसिडेंट टीटो। और बाकी जवाहरलाल नेहरू जी आपको याद ही हैं, और नासिर थे इजिप्ट के, और नुक्रूमा थे घाना के। तो ये 5 नाम आप याद रखिए, स्टैटिक पार्ट में पूछे जा सकते हैं। अब इसके और फैक्ट देखते हैं। इट हैज नो परमानेंट सेक्रेटरीट, कोई परमानेंट वर्किंग ऑफिस नहीं है, कोई सेक्रेटरीट परमानेंट नहीं है इसका। 120 मेंबर स्टेट्स हैं इसकी, और 17 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसकी मेंबर्स हैं। अब इस नंबर से आपको पता चल जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन के बाद कोई ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके इतने सारे मेंबर्स हैं, ये है वो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, और इसके मेंबर्स 120 हैं। तो किसी भी वर्ल्ड के डिसीजन में अगर ये कंट्रीज मिलके एक व्यू रखेंगी तो उस व्यू की इंपॉर्टेंस या उस व्यू पे कॉन्सेंसस बनाना यूएनजीए में कितना आसान हो जाएगा, इससे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की इंपॉर्टेंस पता चलती है, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अब वैलिड नहीं रही क्योंकि कोल्ड वॉर का एरा खत्म हो चुका है। अब ये बात सही है, कोल्ड वॉर का एरा खत्म हो गया है, पर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जितने इतने सारे मेंबर्स हैं, तो कंसेंसस बनाने में किसी भी वर्ल्ड इशू में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसलिए इसका विजन चेंज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू इसको डिसॉल्व करना। तो विजन आप एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे ला सकते हैं इसके कंसेंसस, ठीक है, न्यूक्लियर इश्यूज़ पे ला सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन।
अब प्रिंसिपल देख लेते हैं फटाफट। क्या है? नेशनल इंडिपेंडेंस होगी, एक दूसरे की इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करेंगी कंट्रीज, सोवरेनिटी का रिस्पेक्ट करेंगी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगी, और सिक्योरिटी ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज, उनकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करेंगे आपस में। पहला जो अभी मैं बता रहा था आपको, मोदी जी नहीं गए थे, 2016 में वेनेजुएला में हुआ था समिट, और 2019 में समिट हुआ था बाकू अजरबैजान में। ठीक है, और ये अजरबैजानी प्रेजेंट चेयर हैं नैम की। तो ये होती है न्यूज़ खत्म हमारी नैम के ऊपर। अब आते हैं, रेफरेंडम हुआ है एक रशिया में, उसके बारे में जानते हैं। तो इसके अंदर क्या न्यूज़ है कि पुतिन टू एक्सटेंड रूल, यानी व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, उनका रूल एक्सटेंड किया जा सकता है टिल 2036। तो रेफरेंडम हुए हैं वहाँ पे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, उसके ऊपर एक रेफरेंडम किया गया, पब्लिक ने वोट किया और ये सपोर्ट में किया कि रेफरेंडम लागू किया जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लागू की जाए। तो उससे क्या हुआ ये देख लेते हैं। तो एक रेफरेंडम लाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी है उन्होंने कुछ, उसके ऊपर पब्लिक का व्यू जाना जाता है रेफरेंडम के थ्रू, एक डायरेक्ट वोट होता है, और जो रेफरेंडम का रिजल्ट आता है उसको मानना होता है गवर्नमेंट को। तो रेफरेंडम का रिजल्ट पॉजिटिव रहा और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर दी गई। तो अब इससे क्या होगा कि उसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं जो कि हमारे देश के हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि पुतिन के हिसाब से क्या है ये इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट पुतिन के हिसाब से। तो इट अलाउज प्रेसिडेंट पुतिन टू रन फॉर प्रेसिडेंशियल पोस्ट फॉर 5th टाइम इन 2024 व्हेन हिज करंट टर्म्स एंड। तो अगर प्रेजेंट सिचुएशन रहती कॉन्स्टिट्यूशन की, 2024 में उनको ये पोस्ट छोड़नी पड़ती प्रेसिडेंट की, लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद क्या है, वो दोबारा लड़ सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 5वीं बारी 2024 में। और अगर वो री इलेक्ट होते हैं 2-6 ईयर टर्म्स में, तो 12 साल उनका बढ़ जाएगा बेसिकली। तो वो बेसिकली 2036 तक वो प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं रशिया के। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इस रेफरेंडम के थ्रू हुआ है। प्रेसिडेंट पुतिन पहली बारी प्रेसिडेंट बने थे 2000 में, और बेसिकली ये KGB ऑफिसर थे। तो KGB बेसिकली वहाँ की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है रशिया की, उसके ये ऑफिसर थे। जैसे हमारी रॉ है वैसे एक KGB है वहाँ पे रशिया की, वर्ल्ड फेमस है ये, उसके ऑफिसर थे व्लादिमीर पुतिन। और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट हैं रशिया के सिंस जोसेफ स्टालिन। तो स्टालिन के बाद सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट हैं अभी तक व्लादिमीर पुतिन। और ये पहले पीएम थे प्रेसिडेंट बनने से पहले 1999 में, और फिर 2008 से 2012 तक भी ये मिनिस्टर बन गए थे, और अब ये फिर से प्रेसिडेंट हैं रशिया के। अब रेफरेंडम क्या होता है वो देख लेते हैं। तो डायरेक्ट और यूनिवर्सल वोट है, हर कोई वोट कर सकता है। डायरेक्टली वोट करते हैं पर्टिकुलर प्रपोजल पे या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे या किसी लॉ पे या किसी बिल पे जो कि लाया जाता है, तो उसके ऊपर एक वोट होता है डायरेक्टली, और उससे क्या होता है, नई पॉलिसी या लॉ को एक्सेप्ट करना है या गवर्नमेंट है उसको वो लागू करना है, वो डिसीजन पब्लिक लेती है। बेसिकली गवर्नमेंट इज अब्लाइज्ड टू इम्प्लीमेंट द रिजल्ट ऑफ ए रेफरेंडम, कि अगर रिजल्ट जो भी रेफरेंडम का रिजल्ट आएगा उसको लागू करना गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी होता है, करना ही करना है। और ये जनरली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए होता है, ये देख चुके हैं हम, यहाँ पे भी हुआ है, और ये बाइंडिंग होता है गवर्नमेंट पे। और पेब्लिसाइड क्या होता है, पेब्लिसाइड भी बेसिकली एक रेफरेंडम की तरह ही होता है, पब्लिक वोट करती है बट पब्लिक अपना ओपिनियन देती है उस केस में। तो डिफरेंस समझिएगी, यहाँ सिर्फ ओपिनियन है पब्लिसाइड में, कि पब्लिसाइड में ओपिनियन दिया जाएगा, गवर्नमेंट की मर्जी है उसको एक्सेप्ट करना या नहीं करना, या उसे लागू करना या नहीं करना। रेफरेंडम में गवर्नमेंट हैज टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द इलेक्टोरेट। ये डिफरेंस है रेफरेंडम और प्लेबिसाइड में। और रेफरेंडम में एक और हुआ था ब्रेक्जिट पे, कि ब्रिटेन को EU का पार्ट बनना रहना चाहिए, यूरोपियन यूनियन का पार्ट बने रहना चाहिए कि नहीं, 2016 में, और ये एग्जिट के फेवर में कहा गया था उस समय रेफरेंडम में, तो ये माना गया वहाँ पे। तो ये रेफरेंडम होता है बेसिकली। अब अगली न्यूज़ देख लेते हैं। एक नई करेंसी इशू की गई है ईरान में। तो एग्जिस्टिंग करेंसी क्या थी, रियाल, करेंसी ऑफ ईरान थी रियाल, उसको चेंज करके अब नई करेंसी जिसको कहा गया है तोमान। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द न्यू करेंसी ऑफ ईरान, तो इट इज तोमान। एक तोमान इक्वल टू 10,000 रियाल। तो बेसिकली अगर 10,000 रुपए हैं और एक नया करेंसी आ जाए इंडिया में, तो एक करेंसी जो नहीं है उसकी वैल्यू 10,000 रुपए कर दी जाए, तो बेसिकली वही किया गया कि 10,000 जो एग्जिस्टिंग रियाल्स हैं जो लोगों के पास हैं, उसकी वैल्यू बेसिकली 1 तोमान के इक्वल कर दी गई है। अब इसको कहा जाता है रीडिनोमिनेशन, कि हमने रीडिनोमिनेट कर दिया, जो वैल्यू है करेंसी की
उसको हमने बेसिकली एब्जॉर्ब कर लिया, 10,000 रियाल को एक तोमान बना दिया जाकि छोटा नोट हो जाए। ठीक है, अब इसका रीजन देख लेते हैं कि क्यों करा गया ऐसा। हाई इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन हो गई है ईरान में, क्योंकि यूएसए ने जो ईरान पे सैंक्शंस लगाए हैं वर्ल्ड में, तो जो ईरान की करेंसी है बहुत ज़्यादा डिप्रीशिएट हो चुकी है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई है एज कम्पेयर टू यूएस, क्योंकि उनसे कोई ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि यूएसए ने सैंक्शन लगा दिए हैं। इस वजह से वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है, तो डीवैल्यूएशन ऑफ रियाल हो गई है इंटरनेशनल मार्केट में सैंक्शंस की वजह से, क्योंकि यूएसए ने पुल आउट कर लिया था ईरान के न्यूक्लियर डील से। डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे उन्होंने पुल आउट कर लिया था, तो उस वजह से और ज़्यादा बुरी तरह पिट गई है रियाल। तो इस वजह से उन्होंने नई करेंसी इशू करी है तोमान। अब इसके लिए 2 साल लगेंगे, तो रियाल चलती रहेगी 2 साल में, और वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो 2 साल के अंदर सारे रियाल एब्जॉर्ब कर लेगा पब्लिक से, और तोमान करेंसी इशू कर दी जाएगी हर जने को। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यू पीएम ऑफ इराक। न्यू पीएम इलेक्ट हुए हैं इराक के, कौन है ये देख लेते हैं, मुस्तफ़ा अल खदीमी। तो नाम पूछा जा सकता है कि ये आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि मुस्तफ़ा अल खदीमी ये कहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो आंसर होगा इराक। या उल्टा भी पूछा जा सकता है कि हु इज़ द न्यू पीएम ऑफ इराक, तो मुस्तफ़ा अल खदीमी, ये याद रखना। ठीक है, फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं ये भी, वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसी के ऑफिसर हैं, और इनको यूएस बैक करता है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया, अब्दुल महीदी, तो महीदी जी को इन्होंने रिप्लेस किया, और ये ईरान को भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ईरान से भी इनके अच्छे रिलेशंस हैं, तो इस वजह से इनको एक्सेप्ट कर लिया ईरान ने। तो कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। करेंसी ऑफ इराक क्या है, इराकी दिनार, और कैपिटल क्या है, बगदाद। ठीक, अगले टॉपिक पे आते हैं, WHO एंड डॉक्टर हर्षवर्धन। तो बेसिकली डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको अपॉइंट किया गया, उनको इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑफ द WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है, इसके बारे में जानते हैं। तो ही रिप्लेस डॉक्टर हिरोकी नाकातानी ऑफ जापान। तो ये पूछा जा सकता है किन की जगह पे आएंगे, हिरोकी नाकातानी, and would chair the 148th session of the executive board of WHO in 2021। तो ये चेयरमैन बन जाएंगे WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इन जनवरी 2021। तो WHO का बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, तो यूएन जो सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसी का ये पार्ट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक हेल्थ, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या स्टेट करते हैं, द अटेनमेंट ऑफ ऑल पीपल्स ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ, सबकी जो हेल्थ है वो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे पहुंचे। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। तो ये भी 1940s वाले डेकेड में यूनाइटेड नेशन सिस्टम जब बना था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तब बनाई गई थी एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक हेल्थ। 7 अप्रैल को बनाई गई थी, डेट आप याद रख लीजिए। अब ये डेट क्यों याद रखनी है, क्योंकि 7 अप्रैल इज कमेमोरेटेड एज द वर्ल्ड हेल्थ डे। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनाया जाता है, 7 अप्रैल को। ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, जिनीवा स्विट्जरलैंड। तो बेसिकली जो काफ़ी सारी ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन की, उनके ऑफिस जिनीवा में हैं। वो हम देखेंगे वीडियोज़ में आगे कि कैसे हम देखेंगे कि जिनीवा में कौन कौन से ऑफिस हैं। अभी याद रखिए WHO का ऑफिस बेसिकली जिनीवा स्विट्जरलैंड में। ये आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में बहुत बार ये आ रहे हैं। कोविड के बाद टाइम पे जो बोलने आते हैं, जो इनके प्रेसिडेंट हैं वो आते हैं, वो जिनीवा से आती है लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। तो जिनीवा में इनका हेडक्वार्टर है। अब WHO फंक्शन कैसे करता है, बेसिकली 2 ऑर्गन्स हैं। जैसे कि पार्लियामेंट है हमारे इंडिया में, उसके अंदर लेजिस्लेचर्स हैं, वो रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, और उनको इम्प्लीमेंट करती है हमारे एग्जीक्यूटिव आर्म यानी कि जो गवर्नमेंट। इसी तरह से इसमें 2 पार्ट्स हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जैसे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसमें जितने भी नेशंस हैं वर्ल्ड में सारे मेंबर्स हैं। तो 194 मेंबर्स हैं इसके अंदर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। ये बेसिकली रूल सेट करती है, एनुअली मिलती है, डायरेक्टर जनरल को सिलेक्ट करती है, प्रायोरिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए ईयर के लिए, गोल्स क्या अचीव करने हैं हमें पूरे साल में, और WHO के बजट को पास करती है। तो बेसिकली ये पार्लियामेंट है एक तरह से, यूएन पूरे वर्ल्ड के नेशन जिसके मेंबर्स हैं। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, एग्जीक्यूटिव आर्म है। तो उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के हेड बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन।
ठीक है। तो इसमें 34 मेंबर्स हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, जो कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर है, और ये रोटेशन से इलेक्ट होते हैं 6 रीजनल ऑफिसर, और रीजन्स में डिवाइड किया गया है वर्ल्ड को, और हर रीजन से एक नया चेयरमैन बनाया जाता है, रोटेशन, ठीक है। तो बेसिकली इनका क्या मेन फंक्शन है, टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन एंड द पॉलिसी ऑफ द हेल्थ असेंबली, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना और उनको एडवाइस करते हैं कि कैसे इनको करना है। तो बेसिकली डॉक्टर हर्षवर्धन इस बोर्ड के बने हैं चेयरमैन, ठीक है। और आपने बहुत नाम सुना होगा टेड्रोस अधैनोम, ये बेसिकली डायरेक्टर जनरल हैं WHO के, ठीक है। तो डिफरेंस एक ही है, WHO के डायरेक्टर जनरल हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन बनेंगे एग्जीक्यूटिव के हेड यानी चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है। अगली न्यूज़ पे आते हैं। TS तिरुमूर्ति UN के नए रिप्रेजेंटेटिव बने इंडिया के, इंडियाज न्यू रिप्रेजेंटेटिव एट द UN। ये बेसिकली हमारे डिप्लोमेट हैं, वहाँ के IFS ऑफिसर हैं 1985 बैच के, और ये सैयद अकबरुद्दीन की जगह आए हैं नए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN बन के। तो नेक्स्ट न्यूज़, न्यू NDB चेयरमैन, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए चेयरमैन बने हैं। कौन बने हैं ये देख लेते हैं। तो मार्कस राडो ट्रोजियोजो ऑफ ब्राज़ील इज द चेयरमैन ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको कि ब्रिक्स बैंक भी कहा गया था। और ये किसकी जगह है, KV कामत जी, जो कि इंडिया के थे, जो कि पहले चेयरमैन थे NDB के। जब NDB बना था तब से ये अब तक चेयरमैन रहे NDB के KV कामत जी, और इसकी टर्म होती है 5 इयर्स की बेसिकली। और अनिल किशोरिया जी ऑफ SBI अपॉइंट किए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, उसके अंदर इंडिया की तरफ से अनिल किशोरिया जी को अपॉइंट कराया गया है, ठीक है। तो नया नाम पूछा जा सकता है कि नया चेयरमैन कौन है NDB का, तो मार्कस प्राडो टोरियोजो ऑफ ब्राज़ील, ये ब्राज़ील के हैं। ब्रिक्स में आप जानते हैं 5 मेंबर थे जिन सबकी इक्वल शेयर होल्डिंग है। तो ये बेसिकली बनाया इसलिए गया था कि जो वर्ल्ड के अंदर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके अंदर कुछ नेशंस की बहुत ज़्यादा दबदबा है, उनकी शेयर होल्डिंग ज़्यादा होती है, तो वो कंट्रोल करते हैं कि किसको कितना पैसा दिया जाना चाहिए वर्ल्ड सिस्टम में। इसको रिमूव करने के लिए एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि इक्वली सबको केटर कर सके और पैसा जो दिया जा सके वो सब इक्वली कंट्रोल कर सके। तो इसके अंदर इक्वल शेयर होल्डिंग है, 20% शेयर होल्डिंग है सारे शेयर होल्डर्स की, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है इसे। तो इनिशियल कैपिटल इसमें थी $50 बिलियन की थी, और ये आइडिया दिया गया था दिल्ली में, दिल्ली समिट हुआ था ब्रिक्स का इन 2012, और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, फोर्टालेजा समिट इन 2014। तो फोर्टालेजा एक ब्राज़ील में एक सिटी है, वहाँ पे ये एग्री किया गया था, इसको साइन किया गया था, ब्रिक्स बैंक बनाएंगे हम, ठीक है। और 2015 में इसको अगले साल बना दिया गया। तो 5 साल जब हो गए पूरे, तो KV कामत जी 2015 से अब तक इसके चेयरमैन रहे, और उनका टेन्योर खत्म हो गया, तो न्यू चेयरमैन आए मार्कस प्राडो टोरियोजो। तो बेसिकली ये इसका हेडक्वार्टर शंघाई में था, ये वहीं इन्होंने डिसाइड करा था कि पहला जो आपका चेयरमैन होगा वो इंडिया का होगा, चाइना में बनाया जाएगा इसका हेडक्वार्टर, फिर रीजनल एक ऑफिस खोला गया साउथ अफ्रीका में, जोहानिसबर्ग में। तो ऐसे कुछ कंडीशन थी, ठीक है। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बिग कंट्रीज टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन ब्रिक्स एंड अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं उनके अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पैसा जाएगा, उसके लिए इस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया, और ये अदर कंट्रीज को भी बेटर करेगा, उनको भी देगा, ये लोन्स देगा। तो बेसिकली ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड स्टेज पे बनाया गया 2015 के अंदर, ठीक है। तो इसमें हेडक्वार्टर या पूछ सकते हैं कि कहाँ पे ब्रिक्स का, तो ये है शंघाई, चाइना में। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, विक्ट्री डे परेड इन रशिया। तो रशिया में एक विक्ट्री डे परेड हुई थी, उसमें एक इंडियन कंटिजेंट गया था, इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देख लेते हैं विक्ट्री डे परेड होती क्या है और क्यों मनाई जाती है। तो एक एनुअल परेड है रशियन आर्म फोर्सेस की, जैसे हमारे रिपब्लिक डे पे होती है, तो ये रशिया की एक एनुअल परेड है, जो कि रेड स्क्वायर मॉस्को में एक जगह है, आपने बहुत पिक्चर्स में भी देखा होगा, वहाँ पे एक कराई जाती है, जैसे हमारे राजपथ पे होती है, वहाँ रेड स्क्वायर पे होती है हर साल। तो ये कराई जाती है 9 मई को, क्योंकि इस साल कोविड सिचुएशन थी, इस वजह से इसको पोस्टपोन करके 24 जून को कराने का निर्णय लिया गया। तो ये 24 जून को कराई गई।
और इस बार 75th एनिवर्सरी थी फॉर विक्ट्री ऑफ सोवियत पीपल इन द ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर ऑफ 1941 टू 1945। यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने जर्मनी पे विक्ट्री हासिल की थी उसको कमेमोरेट करती है, उसके 75th एनिवर्सरी थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये विक्ट्री डे परेड कराई गई थी 24 जून को। और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इसके गेस्ट ऑफ ऑनर थे और कीनोट स्पीकर थे। और इंडिया का एक ट्राई सर्विस कंटिजेंट, मतलब तीनों सर्विसेज का एक कंटिजेंट था 75 मेंबर्स का, पार्टिसिपेट करा उसने इस परेड में। और ये 17 अदर नेशंस भी थे इसके इंडिया के साथ जो कि पार्टिसिपेट कर। तो ये एक फोटो लगाई है मैंने इंडियन कंटिजेंट की जो रेड स्क्वायर पे खड़ी है, जो मार्चिंग करी थी, इन्होंने मार्च पास किया था रेड स्क्वायर पे ड्यूरिंग द विक्ट्री डे परेड। और इंडिया की तरफ को रिप्रेजेंट करा था राजनाथ सिंह जी ने, जो कि हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करा था विक्ट्री डे परेड में, तो ये थे श्री राजनाथ सिंह जी, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर। ये हैशटैग है और ये एक मूवमेंट है बेसिकली अमेरिका में। इसके बारे में जान लेते हैं, बहुत रही है न्यूज़ में। तो ब्लैक लाइफ मैटर इज एन ऑर्गेनाइज मूवमेंट एडवोकेटिंग फॉर द नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंसिडेंट ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन पीपल। तो अफ्रीकन रीजन के जो अमेरिकन लोग हैं जो कि ब्लैक्स हैं बेसिकली, उनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन की जाती है वहाँ पे पुलिस जो करती है उनके साथ, उसके अगेंस्ट ये एक फॉर्मल मूवमेंट है जो कि 2013 में बनाई गई थी, लेकिन 2020 में ये एक तरह से हेडलाइंस हिट करी, इसने वर्ल्ड हेडलाइंस हिट करी जब जॉर्ज फ्लॉयड प्रोटेस्ट हुए कि एक मर्डर हुआ जॉर्ज फ्लॉयड का एक मिनेपोलिस पुलिस ऑफिसर के थ्रू, जो उनकी नेक चोक करके उनको मार दिया गया, के अगेंस्ट बेसिकली ये प्रोटेस्ट हुए। और इसमें इतने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुए कि वॉशिंगटन तक पहुंच गए थे। कोविड के दौरान भी इतना क्राउड असेंबल हुआ कि एक न्यूज़ आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने जो व्हाइट हाउस के अंदर टनल है उसमें हाइड आउट लेना पड़ा था, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये प्रोटेस्ट हो गए थे। और जो वॉशिंगटन के सामने एक स्ट्रीट है उस पर पूरा ब्लैक लाइव्स मैटर, पूरा बहुत बड़ा एक होर्डिंग पेंट कर दिया गया था रोड के ऊपर। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बन गई थी और कोविड के साथ ये मैनेज करना यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया था। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आज के इंटरनेशनल अफेयर्स के वीडियो में। एस्टिमेटेड 18 to 26 मिलियन पीपल पार्टिसिपेटेड, ठीक है, इन 2020 इन यूनाइटेड स्टेट्स, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट मूवमेंट इन द यूएस हिस्ट्री। इतने लोग पार्टिसिपेट करे थे, 3 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करें इस मूवमेंट के अंदर, ठीक है। अगली न्यूज़ पे आते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्विन समिट 2021, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं कि क्या है ये। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ट्विन समिट होल्ड करेगा जनवरी 2021 में इन डेवोस स्विट्जरलैंड। अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हमेशा ही समिट कहाँ होता है, डेवोस स्विट्जरलैंड में, एक छोटा सा टाउन है, ये आप याद रख लो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस, हमेशा डेवोस ही मानना है इसमें, ठीक है। तो डेवोस में होगा। ट्विन समिट क्यों कह रहे हैं अभी से, क्योंकि इसमें लोग इन पर्सन भी आएंगे और वर्चुअली भी आएंगे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, थ्रू कनेक्शंस टू 400 सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्चुअली भी लोग इसमें अटेंड कर पाएंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसकी थीम मैंने बताया आपको, समिट की थीम पूछ लेते हैं। तो इसकी थीम क्या है, द ग्रेट रीसेट, यानी जो वर्ल्ड आफ्टर कोविड होगी, पोस्ट कोविड वर्ल्ड जो होगी, उसके अंदर रीसेट कैसे करना है, इकोनॉमिक्स को दोबारा से ऊपर कैसे लेके आना है इकोनॉमिक्स को, उसके ऊपर होगा। तो इसलिए इसको नाम दिया गया द ग्रेट रीसेट। इसकी थीम अभी याद रख लीजिए, ये पूछी जा सकती है, द ग्रेट रीसेट होगी इसकी थीम। अब ये बेसिकली 51st एनुअल मीटिंग होगी ऑफ द ग्लोबल लीडर। इसमें गवर्नमेंट के भी लोग जाते हैं, हेड्स जाते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी आते हैं, बिजनेस के भी इंपॉर्टेंट लोग जाते हैं, सिविल सोसाइटी के भी आते हैं। तो ये बेसिकली सारे लोग आते हैं इसमें, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, बिजनेसेस, इंपॉर्टेंट लोग डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज पे वर्ल्ड के अंदर जो चल रहे हैं। तो इसकी थीम क्या है, द ग्रेट रीसेट। अब जान लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेसिकली है क्या। तो इनके फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लॉस श्वाब, ये आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लॉस श्वाब। हेडक्वार्टर कहाँ है, वही जिनीवा स्विट्जरलैंड में ही है, और फाउंडेड इन जनवरी 1971। अब मिशन क्या है, कमिटेड टू इंप्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बाय एंगेजिंग। अब कौन कौन लोग आते हैं देखिए,
business, political, academic, and other leaders of the society to shape the global, regional and industry agendas. तो बेसिकली वर्ल्ड स्टेज पे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, कि इकोनॉमी को कैसे आगे लेके जाना है या वर्ल्ड को आगे कैसे लेके जाना है। ठीक है, ये इनका मिशन है। अब 51st होगी, उसका मैंने बता दिया आपको कि क्या होगा, इसकी थीम क्या होगी, ग्रेट रीसेट। और 50th जो मीटिंग इस साल हुई थी जनवरी 2020 में, उसकी थीम थी, ये भी पूछ सकते हैं कि इस साल जो हुई थी उसकी क्या थीम है। तो बेसिकली उसकी थीम थी स्टेक होल्डर फॉर ए कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ये आप याद रख लीजिए, 2021 की होगी द ग्रेट रीसेट और 2020 की थी स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। ये क्या है देख लेते हैं। इंडिया बिकेम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन टाइप बनाई गई है जिसके अंदर इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर बना दिया। अब इससे क्या अचीव करना चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, बेसिकली एम क्या है, टू गाइड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ AI ग्राउंडेड इन ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कि जो AI है उसको हम कैसे यूज करें डेवलपमेंट के अंदर वर्ल्ड की, और जिससे कि उसमें ह्यूमन राइट्स का भी ध्यान रखा जा सके, सब इंक्लूड भी हो जाए, डाइवर्सिटी का ध्यान रखा जा सके और इनोवेशन का और इकोनॉमिक ग्रोथ का ध्यान रखा जा सके। एक सेक्रेटेरिएट होगा इसका जिसके थ्रू ये वर्क करेगा, और इट इज़ टू बी होस्टेड बाय OECD इन पेरिस। तो OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इन पेरिस में एक हेडक्वार्टर है इनका, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, एज वेल एज बाय 2 सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज, 1 इन मॉन्ट्रियल एंड पेरिस। तो ये आप छोड़ सकते हैं। तो OECD का जो है सेक्रेटरीट है वो इसको हेल्प करेगा, ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसमें मेंबर्स कौन कौन से होंगे इंडिया के अलावा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, EU, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये बहुत सारे मेंबर्स हैं। ये सारे इसके मेंबर्स होंगे, सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप याद कर लीजिए कि OECD जो कंट्रीज हैं उनके मेंबर्स तो होंगे इसके मेंबर्स, और इंडिया भी एक मेंबर है इस अलायंस का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है देखते हैं। इट इज समटाइम्स कॉल्ड मशीन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मशीन्स। तो मशीन के अंदर जो इंटेलिजेंस डेवलप हो जाती है, एक ही चीज़ को बार बार करते करते मशीन को समझ में आता है कि कैसे करना है, और वो इंटेलिजेंस जो डेवलप होती है वो खुद से जो नए तरीके निकालती है उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसकी टेक्नोलॉजीज क्या है, बिग डेटा आपने सुना होगा, पैटर्न रिकग्निशन है, जैसे आप गूगल कर रहे हैं किसी भी चीज़ को तो थोड़े टाइम बाद वो आपको जो आपके इंटरेस्ट के ऐड हैं वही दिखाने लगता है, तो वो डेटा माइनिंग के थ्रू होता है, बिग डेटा के एनालिसिस के थ्रू होता है। तो बेसिकली आर्टिफिशियली वो जो आपका सिस्टम है एल्गोरिथम से डिटेक्ट कर लेता है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। तो ये है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये आपने कार्स में भी देखा होगा, जैसे ड्राइवरलेस कार्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपनी सराउंडिंग्स को डिटेक्ट करके सेंसर्स के थ्रू, एल्गोरिथम के थ्रू ये डिसाइड कर लेती हैं कि गाड़ी को कितनी स्पीड पे चलाना है, कब ब्रेक मारनी है, कब राइट टर्न लेना है, सब कुछ वो सिस्टम अपने आप करता है। तो इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। बेसिकली हम कंप्यूटर के अंदर एक इंटेलिजेंस कंपोनेंट ला देते हैं बाय रिपीटेड लर्निंग या मशीन लर्निंग। अब OECD क्या होता है ये देख लेते हैं, क्योंकि OECD जो है इनका सेक्रेटेरिएट का काम करेगी। तो OECD स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इट वाज फाउंडेड इन 1961 और इसमें 37 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट। और इसका हेडक्वार्टर्स जैसे कि हमने देखा सेक्रेटेरिएट सर्व करेगा ग्लोबल अलायंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो वो है पेरिस फ्रांस में। और ये बेसिकली कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये अपने आप को कहते हैं जो कंट्रीज जो कि डेडिकेटेड टू डेमोक्रेसी हैं, डेमोक्रेसी पे बेस्ड हैं और मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करती हैं, यानी कि फ्री ट्रेड में विदाउट एनी बैरियर्स टू ट्रेड में बिलीव करती हैं, कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इसमें ये बेसिकली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं पॉलिसीज़ के बारे में कि क्या क्या गुड प्रैक्टिसेस हैं, क्या क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, पॉलिसीज़ किस डायरेक्शन में बनानी चाहिए। तो ये अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और बेसिकली ये हाई इनकम कंट्रीज़ हैं और हाई HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी यहाँ का बहुत हाई है। ठीक है, ये इनके अंदर कॉमन है। तो ये बेसिकली हाई प्रोफाइल हाई इनकम कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, ये समझ सकते हैं। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि एक क्वेश्चन में ये दे दी जाएगा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन दे दी जाएंगी और कहा जाएगा इनमें से इंडिया किसका मेंबर नहीं है, तो OECD का इंडिया मेंबर नहीं है।
अब आ जाते हैं नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ग्लोबल पार्टनरशिप बनी और एक हमने नेशनल पोर्टल भी बनाया है, उसके बारे में देखते हैं कि क्या है। तो यूनियन मिनिस्टर शंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया है इंडिया का नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। क्या है पूरा www.ai.gov.in। तो ये पोर्टल का एड्रेस है और इसको डेवलप किया गया है माइटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द आईटी इंडस्ट्री। तो आईटी इंडस्ट्री के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। और ये क्या काम करता है, बेसिकली इट्स अ वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एआई रिलेटेड डेवलपमेंट्स, जहाँ पे अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, अपने आर्टिकल्स को शेयर कर सकते हैं, स्टार्टअप्स आपस में डिस्कस कर सकती हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकती हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स यहाँ पे एआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब काम है इस पोर्टल का। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो रिलेटेड है एआई से, वो इसमें मेंबर्स हो सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। और इसमें एक सेक्शन है जो कि न्यू जॉब से रिलेटेड, जो कि एआई से रिलेटेड नई जॉब्स हैं, उसके बारे में है डेडिकेटेड। और इसके साथ साथ एक चीज़ और लॉन्च की गई डॉक्टर शंकर प्रसाद जी द्वारा, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। तो ये भी लॉन्च किया गया है इसके साथ। तो ये एक पोर्टल की पिक्चर है आपके सामने। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्वाड अलायंस। क्वाड क्या है? क्वाड वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में ये नाम आपने रिसेंटली बहुत सुना होगा। तो क्वाड क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो इंडिया इनवाइट ऑस्ट्रेलिया टू ज्वाइन एनुअल ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज मालाबार टू बी हेल्ड इन जापान। तो एक एनुअल नेवल एक्सरसाइज होती है जिसमें कि मेंबर्स होते हैं यूएस से, जापान और इंडिया। इसको कहा जाता है मालाबार एक्सरसाइजेस। उसके अंदर इस साल ऑस्ट्रेलिया को दोबारा से इनवाइट किया गया है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो एक्सरसाइज मालाबार इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूएस से जापान के साथ इंडिया करता है और इसके बाद इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को ऐड किया गया है। तो बेसिकली क्वाड में 4 कंट्रीज हो गई हैं, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है, मतलब फॉर्मली इसको नहीं बनाया गया, इसको सिर्फ अभी ये थ्योरीज में ही है ये फोरम। तो ये इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है इन 4 कंट्रीज का, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया का। और ये समिट्स करते हैं, लेकिन रेगुलर सेमी रेगुलर समिट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं। इसको शुरू किया गया था शिंजो एबे जी द्वारा, जो कि पीएम है जापान के, इन 2007 एंड 8। और 2017 में इसको रिवाइव करना पड़ा। क्यों? क्योंकि चाइनीज एग्रेशन हुआ साउथ चाइना सी के अंदर। तो बेसिकली ये एक काउंटर स्ट्रेटजी इनफॉर्मल स्टेज पे है, जो कि इन्विजन की गई है कि ये 4 कंट्रीज यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिल के साउथ चाइना सी में चाइनीज इन्फ्लुएंस को कम करेंगी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंश्योर करेंगी साउथ चाइना सी के अंदर। तो ये एक अलायंस है टू काउंटर चाइनीज एग्रेशन। न्यूज, ट्रम्प सजेस्ट्स G7 एक्सपेंशन। तो G7 एक ग्रुपिंग है 7 देशों की, जैसे आप समझ सकते हैं, प्लस द EU यूरोपियन यूनियन। उसकी एक्सपेंशन सजेस्ट की गई है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो देख लेते हैं क्या है। तो इन्होंने कहा है कि G7 समिट को पोस्टपोन किया जाता है कोविड के मद्देनजर टिल सितंबर। और इन्होंने कहा गया है कि 4 कंट्रीज को इंक्लूड करना चाहिए G7 समिट के अंदर। कौन कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, रशिया एंड साउथ कोरिया। तो ये 4 कंट्रीज को ट्रंप कह रहे हैं कि ऐड कर देना चाहिए, G7 से G11 बना लेनी चाहिए हमें ग्रुपिंग, कंसिडरिंग द प्रेजेंट सिनेरियो एंड द एग्रेसिवनेस ऑफ चाइना। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को ऐड करना है और साउथ कोरिया को ऐड करना है, जो कि ऑलरेडी एक तरह से के अलाइज ही हैं यूएसए के, और रशिया को भी ऐड करना है। रशिया इस मेंबरशिप थी G7 के अंदर पहले, पर जब क्राइमिया को अनेक्स किया था 2014 में रशिया ने, तो इस मेंबरशिप से हटा दिया गया था G7 से रशिया को। तो अब इसको रशिया को दोबारा इसके अंदर ग्रुपिंग के अंदर कराने की बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो बेसिकली G7 टू G11 विजन किया है। और रशिया, मैंने जैसे बताया कि क्राइमिया टैक्स करने से पहले तो रशिया भी इस G7 का पार्ट था। और बेसिकली यूएस क्या चाहता है, अनदर फोरम टू डिस्कस चाइना एंड रिजुविनेट क्वाड अलायंस। जो हमने क्वाड अलायंस पढ़ा उसको एक तरह से इकट्ठा करना चाह रहा है, क्योंकि जापान इसके अंदर पहले से ही मेंबर है। आप देख सकते हैं फ्लैग्स में G7 के मेंबर्स क्या क्या हैं, जर्मनी, फ्रांस,
जापान, कनाडा, इटली, यूके एंड यूएस। तो ये मेंबर्स हैं। तो जापान पहले से ही है क्वाड में, इंडिया हो जाएगा, यूएस तो है ही इसमें, और ऑस्ट्रेलिया ऐड कर देंगे। तो क्वाड को रिजिमिनेट करने का भी एक तरीका है। 7 देख लेते हैं। इट्स ग्रुप ऑफ 7 इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेजर डेवलप्ड कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्रीज हैं मैं दिखा चुका हूँ आपको, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस प्लस ईयू। तो G8 ही है एक तरह से, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी इसमें एडेड है। ठीक है, तो बेसिकली वही सब पे बेस्ड है जो अमेरिका जिसमें अपने ऑर्गेनाइजेशन OECD बनाई है, वैसे इसमें भी वही सब है। प्रमोट डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली, फ्री मार्केट, ये सब बेस्ड है। तो अमेरिका जब कोई ऑर्गेनाइजेशन हेड करता है तो बेसिकली ये सब उसकी वैल्यूज़ रहती हैं उनमें। तो G7 के अंदर भी ये सब फैक्टर्स देखे जाते हैं जब मेंबर्स को लाया जाता है। तो इसका फर्स्ट समिट हुआ था 1975 में फ्रांस में, उसके बाद हर साल होता है इसका समिट। और 2019 में पूछा जा सकता है कि 45th समिट कहाँ हुआ था G7 का, तो ये था बियारिट्स, फ्रांस में था, और उनके जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो थे होस्ट उस समिट के। और 2020 में कहाँ होना था ये, कैंप डेविड USA में, और डोनाल्ड ट्रंप इसके होस्ट होने थे। तो दोनों याद रख लीजिए, बियाट्रिस फ्रांस एंड कैंप डेविड USA। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। तो ये क्या है, ये बहुत न्यूज़ में था, ये नया एक बना है फोरम, उसके बारे में देखते हैं। IPAC, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। तो 4 जून को बेसिकली लॉ मेकर्स यानी कि जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट या जो भी वहाँ का लेजिस्लेटिव बॉडी है उसके मेंबर्स कंट्रीज के 8 कंट्रीज के, उन्होंने एक नया अलायंस बनाया, इनफॉर्मल अलायंस बनाया बेसिकली, और इसको हेड करा US सेनेटर फ्रॉम फ्लोरिडा मार्को रूबियो। ठीक है, तो इन्होंने हेड करा मार्को रूबियो ने, और ये था बेसिकली इंटरनेशनल क्रॉस पार्टी ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर, यानी कि जो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन की पार्टी हो किसी भी देश की, उसके जो MPs हैं वो बेसिकली इस अलायंस का एक पार्ट बनेंगे, और वर्किंग टूवर्ड्स रिफॉर्म ऑन डेमोक्रेटिक कंट्रीज अप्रोच टू चाइना। तो वो डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं उनकी अप्रोच चाइना के खिलाफ क्या होनी चाहिए या चाइना के प्रति क्या होनी चाहिए। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करते हैं, इन्विजन फ्री एंड ओपन रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स, ट्रेड फेयरनेस, सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटीग्रिटी। तो बेसिकली ये ओपन एंड फेयर वर्ल्ड का एनविजन करते हैं, जो कि चाइना इनके हिसाब से नहीं करता। तो उनके अगेंस्ट है बेसिकली एक फोरम जो कि बनाया गया है, जो कि इंटर गवर्नमेंटल नहीं है, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस है, और इसमें 17 कंट्रीज से ली गई हैं, जो कि अभी पहले 8 थी, अब 17 देशों के इसमें MPs या लेजिस्लेटर्स ऐड हो गए हैं, जो कि को चेयर्स हैं अलायंस के। तो चेयरमैन इनका एक नहीं है, सारे ही को चेयर्स हैं, और ये 17 देशों से आए हैं, जो कि बेसिकली डिस्कस करेंगे चाइना के अब क्या हमारा तरीका होना चाहिए, उनसे कैसे डील करना चाहिए। कंट्रीज कौन कौन सी हैं, वही कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, जापान, बेसिकली वही डेमोक्रेटिक एंड फ्री मार्केट इकोनॉमीज हैं इसके बाद। नेक्स्ट न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया, नेपाल एक्ट ऑन न्यू मैप। एक नेपाल ने नया एक्ट पास कर दिया है जो कि उनका मैप में कुछ इंडियन टेरिटरीज को दिखा लेता है और शामिल कर लेता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो नेपाल ने एक बिल पास कर दिया है और उस पर साइन भी कर दिए हैं वहाँ के प्रेसिडेंट ने, और वो एक्ट बन चुका है। और ये 3 जगह जो कि इंडियन टेरिटरी में है, उत्तराखंड स्टेट में है हमारी, कालापानी, डिपू लेक एंड लिम्पियाधुरा, ये तीनों जगह उसने नेपाल में दिखा दी हैं, अपने मैप के अंदर दिखा दी हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, मैंने मैप में भी दिखाया, बिल्कुल बॉर्डर पे है ये पॉइंट, नेपाल इंडो बॉर्डर पे, जो कि कालापानी टेरिटरी है। तो कालापानी बेसिकली एक बड़ा सा एरिया, उसके अंदर ये लिपू लेक और लिम्पियाधुरिया दोनों ही जगह हैं। तो ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, टिप पे है। और एक जगह और है धारचूला, जो भी बॉर्डर पे है, उसका दिखाता हूँ क्या वो इंपॉर्टेंस है। 8 जनवरी को जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने एक रोड इनॉग्रेट किया था, धारचूला लिपू लेक रोड ऑन मानसरोवर यात्रा ट्रायल। तो इस ट्रेल पे, मानसरोवर यात्रा की ट्रेल पे एक नई रोड का निर्माण को इनॉग्रेशन भी कर दी थी उस रोड की, धारचूला लिपू लेक की, जो कि सीधा बॉर्डर तक हमें मानसरोवर यात्रा तक ले जा सकती है। ठीक है, नेपाल ने क्या कहा कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है, हम मानते हैं ये हमारी है, जो कि इंडिया में
नहीं है, जो कि इंडिया कहता है ये उत्तराखंड का पार्ट है। और नेपाल क्या कह रहा है कि बेसिकली ये टेरिटरीज इंडिया के मैप में भी नहीं थी, ये इंडिया ने आखिरी ईयर जो पिछले साल इंडिया ने JNK का जब बाइफिकेशन करा है उसके बाद नया मैप निकाला है, उसके अंदर ये टेरिटरीज इंडिया ने दिखा दी हैं। तो वो हम पे कह रहे हैं कि आपने हमारी टेरिटरीज गलत दिखाई हैं पिछले साल, तो इसलिए हमने रिवाइज मैप अपना करके हमने अपने मैप में दिखा दी। ठीक है, बेसिकली ये रोड जो इनॉग्रेट हुई है उसके विरोध में बेसिकली ये नेपाल ने अपने मैप में दिखा दिया है। ठीक है, अब चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है, चाइनीज़ एम्बेसडर टू नेपाल का इन्फ्लुएंस है इसके पीछे, जो आपने न्यूज़ में देखा होगा बहुत बारी। वो अभी देखते हैं कि आगे कैसे पैन आउट करता है इस केस में। लेकिन ये एक बहुत बड़ा झटका है इंडिया नेपाल की जो फ्रेंडशिप है, जो बिगर ब्रदर यंगर ब्रदर की रिलेशनशिप है, उसको ये बहुत बड़ा झटका है। अब इनके प्राइम मिनिस्टर कौन है नेपाल के? KP शर्मा ओली। अब आप मेरे को ये कमेंट्स में बताइए कि प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल करंटली कौन है। तो अगला टॉपिक आता है करेंसी स्वैप विद श्रीलंका। तो श्रीलंका ने रिक्वेस्ट किया है कि एक करेंसी स्वैप होना चाहिए 1.1 बिलियन डॉलर्स का इंडिया के साथ। इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे साथ करेंसी स्वैप कीजिए। तो बेसिकली हमने ऑलरेडी 400 मिलियन का करेंसी स्वैप इनको सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के अंडर इनको हमने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। उसके अलावा ये 1.1 बिलियन डॉलर्स और मांग रहे हैं स्वैप के थ्रू इंडिया से। ठीक है, तो बेसिकली करेंसी स्वैप होता क्या है? तो आप जो दूसरे वीडियोस में आपने कई देखे होंगे यूट्यूब पे, कि आप अंदर जो समझाया जा रहा है वो बेसिक करेंसी स्वैप है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट्स को स्वैप किया जाता है दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो कि अलग अलग कंट्रीज में वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअल में जो ये न्यूज़ कह रही है करेंसी स्वैप क्या है? करेंसी स्वैप बेसिकली ये सिर्फ दो गवर्नमेंट्स के बीच में स्वैप है करेंसीज का। तो वो वाला करेंसी स्वैप जो बिजनेस या MBA में पढ़ते हैं वो नहीं है, ये बेसिकली गवर्नमेंट का सॉवरेन करेंसी स्वैप है। तो देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, बेसिकली दो करेंसीज एक्सचेंज की जाती हैं दो कंट्रीज के बीच में। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि इंडिया 1.1 बिलियन डॉलर्स देगा श्रीलंका को अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में से, और श्रीलंका उसके बदले हमें देगा लंकन रुपी LKR, वो हमें लंकन रुपीस दे देगा जो वहाँ की लोकल करेंसी है। अब हम कहेंगे कि हम क्या करेंगे लंकन रुपी का, ठीक है ना, उसको कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये लिक्विड इतनी करेंसी तो है नहीं वर्ल्ड ऑर्डर में कि कहीं भी यूज़ हो जाए। तो इस करेंसी से हम जो भी ट्रेड करेंगे श्रीलंका से वो हमें इसमें अनुमति देगा कि आप हमें डॉलर्स ना पे करके उस ट्रेड के लिए आप हमें लंकन रुपीस ही वापस कर देना। तो बेसिकली एक एग्रीमेंट होगा दोनों देशों के बीच में कि हम आपको डॉलर्स देंगे, इंडिया आपको डॉलर्स देगी श्रीलंका को, और उसके बदले जो लंकन रुपीस हमें आएंगे उस अमाउंट तक हम श्रीलंका से जो भी कुछ इंपोर्ट करेंगे उसकी पेमेंट हम लंकन रुपीस में कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है श्रीलंका की वो बहुत ज़्यादा हिट हो गई है, टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं ड्यू टू कोविड। तो जो उनकी मेन इंडस्ट्री है जो फॉरेक्स अर्नर है उनका मेन, वो हिट हो गया है। तो उनके फॉरेक्स रिजर्व पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, जिस वजह से वो जो अपने लोन्स हैं सॉवरेन लोन्स ले रखे हैं जो उन्होंने, वो रीपे करने में थोड़े उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वजह से उनको डॉलर्स चाहिए टू रीपे दोज लोन्स। ठीक है, और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, उस वजह से ये डॉलर चाह रहे हैं हमसे। ठीक है, तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है ये देख लेते हैं, गोटाबाया राजपक्षा। उन्होंने कॉल किया था PM मोदी को। तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम पूछ सकते हैं, और इन्होंने कॉल किया था मोदी जी को। ठीक है, और इंडिया ने इनको श्रीलंका को 25 टन मेडिकल सप्लाईज भी दी हैं टू बैटल कोविड। ठीक, तो ये था करेंसी स्वैप के ऊपर। अगला टॉपिक ऑपरेशन डेजर्ट चेस, ये क्या है ये देख लेते हैं फटाफट से। तो राजस्थान पुलिस ने 2 सिविल डिफेंस के एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट किया है बेस्ड ऑन द चार्जेस ऑफ एस्पोनियाज। एस्पोनियाज मतलब जासूसी के चार्जेस पे 2 सिविल डिफेंस एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट किया गया है। और जो ऑपरेशन कैरिड आउट किया गया, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जो खबर दी थी, UP ATS जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड थे, और राजस्थान पुलिस, इन तीनों ने मिलकर जो ऑपरेशन किया इन दोनों को अरेस्ट करने का, उसको नाम दिया गया द ऑपरेशन डेजर्ट चेस। ये बेसिकली काम करते थे आर्मी एम्यूनिशन डिपो में श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में, एंड ये पाकिस्तान की ISI को इंफॉर्मेशन देते थे। और इनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंडर अरेस्ट किया गया है और चार्जेस लगाए गए हैं। ठीक है,
और ये सिटीजन्स को भी एप्लीकेबल होता है एक्ट, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी होता है एक्ट। और कौन कौन से केसेस में डील करता है? सेडेशन, एस्पोनियाज एंड थ्रेट्स टू इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। इन तीनों केसेस में ये एक्ट लगाया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है और ये किस एक्ट के अंदर इन लोगों को अरेस्ट किया गया? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। अब इसको कंफ्यूज नहीं होना है हमने ऑपरेशन डेजर्ट चेस को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से। तो डेजर्ट स्टॉर्म बेसिकली क्या था? एक यूएसए का गल्फ वॉर हुई थी 1990s में, उस ऑपरेशन को यूएसए ने नाम दिया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो डेजर्ट स्टॉर्म है, ये डेजर्ट चेस है। तो आते हैं हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज के वीडियो पे, चाइना सिक्योरिटी एक्ट CSA। ये क्या है जो चाइना ने पास किया है, जिस वजह से पूरे वर्ल्ड में हल्ला मच गया और बेसिकली हांगकांग को कब्जाने का ये एक तरीका माना गया है वर्ल्ड द्वारा। चाइना ने किया क्या है वो देखते हैं। तो चाइना ने एक पास कर दिया चाइना सिक्योरिटी बिल 40 दिन में, जब इसको इंट्रोड्यूस किया था उसके 40 दिन के अंदर ही इसे पास कर दिया गया। और ये बेसिकली अप्लाई करता है हांगकांग को। क्यों? क्योंकि पिछले साल हांगकांग में, जो कि एक अलग कंट्री माना गया है, वन कंट्री टू सिस्टम्स के अंदर आता है, जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसके अंदर प्रोटेस्ट किए गए थे चाइना की CCP यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अगेंस्ट लास्ट ईयर। तो उसको सप्रेस करने के लिए ये एक लॉ लाया गया कि उसको हम कंट्रोल कर पाए, चाइना उन प्रोटेस्ट को, जो लोग हैं प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन ले पाए, उसके लिए ये लॉ लाया गया है चाइना सिक्योरिटी लॉ। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है? इट क्रिमिनलाइजेस सक्सेशन, सबवर्जन, टेररिज्म एंड कोल्यूजन। कि अगर कोई हांगकांग को ससीड करना चाहेगा चाइना से, या उसकी सॉवरेनिटी को सर्व करना चाहेगा, टेररिज्म फैलाएगा या कोल्यूजन करेगा किसी इंटरनेशनल पावर से चाइना के अगेंस्ट, तो उस केस में उस बंदे को अरेस्ट किया जा सकता है अंडर दिस लॉ, चाइना सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, और इसमें क्या है? पनिशमेंट अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ के लिए उसको जेल भेजा जा सकता है। और इसमें क्या करेगा चाइना? बेसिकली एक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी बनाएगा हांगकांग के अंदर, जिसमें कि ऑफिसर्स वो हांगकांग से नहीं लेगा, वो चाइना से अपने ऑफिसर भेज देगा और एक एजेंसी बना देगा जो इसको एक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी हांगकांग के अंदर। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि हांगकांगर्स ही मेंबर्स नहीं होंगे उस कमीशन के या उस एजेंसी के, चाइना के जो ऑफिसर्स हैं वो आके कंट्रोल करेंगे हांगकांग के पीपल को, और कौन अरेस्ट करना है कौन नहीं वो डिसाइड करेंगे। और इसमें ये भी प्रोविजन है कि अगर कोई केस हांगकांग के कोर्ट में चल रहा है इस लॉ के अंडर, उस केस को मेनलैंड चाइना के कोर्ट में ट्रांसफर कर जा सकता है। तो बेसिकली चाइनीज जजेस डिसाइड करेंगे हांगकांगर्स के ऊपर कि उनको इसके अंदर क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये भी अनफेयर हो गया कि हांगकांगर्स पे बेसिकली चाइनीज जजेस डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो इसका क्रिटिसिज्म बहुत हुआ वर्ल्ड में। इट अंडरमाइंस द फ्रीडम ऑफ स्पीच, curtails liberties granted to Hong Kong under Basic Law of 1997 ब्रिटिश चाइना एग्रीमेंट। तो 1997 में क्या था? उससे पहले ये हांगकांग ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो ब्रिटिशर्स ने ये चाइना को वापस लौटाई 1997 में। उसके अंदर एग्रीमेंट किया गया कि हांगकांग की जो स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा चाइना द्वारा, वन नेशन टू सिस्टम के अंडर, कि चाइना कम्युनिस्ट रह सकती है या सोशलिस्ट रह सकती है, लेकिन जो हांगकांग है वो बेसिकली फ्री मार्केट पे बेस्ड इकोनॉमी होगी। इसी वजह से हांगकांग अब तक एक इंटरनेशनल वर्ल्ड फाइनेंशियल हब बन पाया है पूरे एशिया का। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का एक फाइनेंशियल हब बन पाया हांगकांग 1997 से अब तक, क्योंकि उसमें कैपिटलिस्ट के ऊपर वो बेस्ड है वो इकोनॉमी। ठीक है, तो उसको सब सर्व करता है ये लॉ, इस वजह से पूरी वर्ल्ड में क्रिटिसिज्म हुआ है। ठीक है, और ये कब तक था कि ये 50 साल तक ऐसे ही रहने देगा चाइना, 50 साल तक इस सिस्टम को नहीं छिड़ेगा, यानी 2037 तक नहीं छिड़ेगा, और उसको डिस्टर्ब कर दिया चाइना ने 2020 के अंदर ही। तो ये एक वायलेशन ऑफ द बेसिक लॉ माना गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा। और यूएसए ने जो हांगकांग का स्पेशल स्टेटस था जो कि ट्रेड में दिया गया था हांगकांग को, वो सारा खारिज कर दिया है इस लॉ के आने के बाद। बेसिकली ये हांगकांग है, ये आइलैंड है यहाँ पे, और ये मेनलैंड चाइना है सारा। ठीक है, ये ग्वांगझो वाला जो उनका सिटी है उसके बहुत पास है। तो बोथ कंट्रीज 97 में एग्री हुई थी कि वन कंट्री टू सिस्टम बनाएंगे फॉर 50 ईयर्स। मैंने जैसे बताया, इट टर्न इन हांगकांग इनटू ग्लोबल फाइनेंशियल हब बन गया था। और लॉ अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द एक्ट वाज टू बी फ्रेम्ड बाय हांगकांग।
इस लॉ को बनाने की जिम्मेदारी हांगकांग की अपनी लेजिस्लेचर की थी, पर ये बनाया नहीं गया क्योंकि वहाँ पे लोग मानते ही नहीं थे कि ऐसा कोई लॉ होना ही चाहिए, तो इसलिए उसको बनाया ही नहीं गया। लेकिन चाइना ने क्या करा, वो लॉ बना दिया हांगकांग के बिहाफ पे। एक कोई प्रोविजन था उस एग्रीमेंट में, उसके अंडर चाइना कहते हैं हमने ये बनाया, जबकि वो वर्ल्ड कह रही है ये गलत किया है। तो वर्ल्ड ने थ्रेटन करा है कि स्पेशल स्टेटस हम हांगकांग का ख़त्म कर देंगे अगर तुम ऐसे इसको अपने अंदर सब्स्यूम करोगे और इनकी इंडिपेंडेंस को हैम्पर करोगे। ठीक है, तो ये थी चाइना सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर न्यूज़। अब हम देख लेते हैं फटाफट, 2-3 न्यूज़ रह गई हैं वो देख लेते हैं। H1B वीज़ा बैन कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रेजेंट टर्म, ये अब ये पॉटस क्या है ये आप एक बार सर्च करके मेरे को गूगल में बताइए, ये टर्म का मतलब क्या है पॉटस। तो साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बैन सेवरल टाइप ऑफ वीज़ास इंक्लूडिंग H1B टिल 2021। तो अगले साल की शुरुआत तक सारे H1B वीज़ास को बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को, हम सबको पता है कि H1B वीज़ा टेक्नोलॉजी जो IT इंडस्ट्री है उसके लोग जाते हैं, जो यूएस जो स्किल्ड वर्कर्स जाते हैं इस वीज़ा के अंडर, उनके लिए हेल्पफुल होता है ये। तो इनको इंडियन कंपनी ने कहा कि आप इसको रिकन्सिडर कीजिए। अब रीज़न क्या दिया गया, यूएस की इकोनॉमी थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन में आ रही है ड्यू टू कोविड, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है वहाँ पे, और पॉलिटिकल रीज़न है कि वहाँ पे एक इलेक्शन है प्रेसिडेंट का दोबारा नवंबर में। इस वजह से, इन 3 रीजन्स की वजह से ये वीज़ा बैन किया गया, क्योंकि ट्रम्प अपने आप को राइटिस्ट दिखाते हैं, राइट विंगर दिखाते हैं, नेशनलिस्ट दिखाते हैं, इस वजह से वो उन्होंने इस वीज़ा पे भी बैन लगाया, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो बेसिकली H1 वीज़ा इज ए टाइप ऑफ वीज़ा इन यूएस दैट अलाउज यूएस एम्प्लॉयर, जो यूएस की कंपनी है उनको अलाउ करती है टेम्परेली एम्प्लॉय फॉरेन वर्कर्स जो कि हाई स्किल्ड ऑक्यूपेशन में है। तो IT के वर्कर्स जैसे हैं जो हाई स्किल माने जाते हैं, उनको एम्प्लॉय करने देती है ये वीज़ा टेम्परेली उन कंपनीज को यूएस की। अगला सेकेंड लास्ट 36th आसियान समिट, ये ऑनलाइन समिट हुआ, ये भी इसके बारे में जान लेते हैं। तो आसियान में 10 मेंबर्स हैं बेसिकली, देख लीजिए आप मैप में, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रुनई। ये 10 नेशन इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, इसके बारे में फटाफट जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है आसियान की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो साउथ ईस्ट एशिया में है, हमारे ही साउथ ईस्ट में है, इंडियन ओशन में। तो इन नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन बनाई इन्होंने मिलकर अपनी ट्रेड के लिए, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रैटेजिक इश्यूज को डिस्कस करने के लिए। इसका नाम है आसियान। इन्होंने टेलीकॉन्फ्रेंस की 26 जून को, और इस बारी होस्ट थे न्यूगिन ज़ोफुक, PM ऑफ वियतनाम। ठीक है, तो वियतनाम इस बारी चेयर थे, उनके PM इसके होस्ट थे। वियतनाम करंट चेयर है। थीम याद कर लीजिए, थीम सारी याद करनी है, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। तो ये इसकी थीम थी, थीम याद कर लीजिएगा प्लीज सबमिट्स की। फोकस ऑन पैंडेमिक रिस्पॉन्स, कोविड को कैसे कंट्रोल करना और कोविड के बाद इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करना है इन नेशंस की, उसके बारे में ये समिट था। और चाइना की एग्रेसिवनेस इस साउथ चाइना सी रीजन में इन नेशंस को जो इफेक्ट करती है, जो आइलैंड्स आर्टिफिशियल बना ली हैं चाइना ने, 9 डैश लाइन्स जो बनाई है उसके हिसाब से जो आइलैंड्स हैं क्लेम करता है चाइना, उस सब को डिस्कस करा था एशियान में। और ये हर साल 2 बार होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग से है, ये हर साल 2 बार किया जाता है। जनरली 1 बार होता है समिट, ये 1 साल में 2 बार किया जाता है। और ये 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन बैंकॉक में हुआ था, उसके बाद ये बना था आसियान ग्रुप। तो ये पूछा जा सकता है विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन, तो आंसर होगा आसियान। इसमें मेंबर्स में आपको बता चुका हूँ 10। इन सब की कैपिटल्स आप, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, मलेशिया की कोलालमपुर, फिलीपींस की मनीला, सिंगापुर की सिंगापुर, थाईलैंड की बैंकॉक। ठीक है, और ब्रुनई की थोड़ी अलग सी है, तो ये देख लेना, बंदर सेरी बेगावान, ये ब्रुनई की कैपिटल है। कंबोडिया की नॉम फे, ये कंबोडिया की कैपिटल है। लाओस की एंटियाने है। हैनोई है वियतनाम की कैपिटल। तो ये कैपिटल्स आप याद कर लीजिए। तो आपको साउथ ईस्ट एशिया की जो भी कंट्रीज हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उस पर कर सकते हैं। और इनका एक और रिलेटेड फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको कि 2018 में चीफ गेस्ट जो थे रिपब्लिक डे के, वो ये सारे 10 देशों के हेड्स आए थे, सारे के सारे चीफ गेस्ट बने थे 2018 में। ये आप याद कर सकते हैं एक फैक्ट।
लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेस UN 75 डिक्लेरेशन। ये क्या है ये जान लेते हैं, आखिरी टॉपिक है आज का। 75th एनिवर्सरी ऑफ साइनिंग ऑफ UN चार्टर। UN चार्टर जब साइन हुआ था उसकी 75th एनिवर्सरी है इस साल। इट वॉज साइंड ऑन 26 जून 1945 इन सैन फ्रांसिस्को और ये फोर्स पे आया 24 अक्टूबर 1945 में, जिसको सेलिब्रेट करते हैं हम UN डे से। तो यूनाइटेड नेशंस डे कौन सा होता है? 24 अक्टूबर को 1945 का, जो कि था कि हमने उस दिन ये जो UN चार्टर है केम इनटू फोर्स, अप्लाई कर दिया गया वर्ल्ड के अंदर। तो इसके बेसिस पे एक कमेमोरेटिव डिक्लेरेशन इशू करनी थी UNGA को, यूनाइटेड नेशंस को। तो उसके अंदर 6 नेशंस जो थे UK, US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड इंडिया ने एक ऑब्जेक्शन किया कि एक वर्ड यूज किया गया था इसमें, शेयर्ड विजन फॉर कॉमन फ्यूचर। तो इस लाइन के ऊपर पूरा प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि ये गलत है, इसको हटाना चाहिए इससे। अब ये क्यों ऐसा था? क्योंकि ये विजन मानी जाती है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की। तो इस वजह से ये डिक्लेरेशन को मॉडिफाई करना पड़ा। मॉडिफाइड डिक्लेरेशन पूरी इशू की गई 75th एनिवर्सरी ऑफ साइनिंग ऑफ UN चार्टर। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो इंटरनेशनल अफेयर्स में करंट अफेयर्स जो हमने देखे जून 2020 के। तो अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को, तो वो वीडियो भी आप बिल्कुल मत मिस करिएगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर प्लीज़ पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि यही हमारा एक रिवॉर्ड है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।